लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद लईक हाजिर हूं आपके सामने आज एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, एक नाम जो पूरी दुनिया में एक आवाज़ बन गया, फिलिस्तीन की आज़ादी की आवाज़। एक ऐसा इंसान जिसने अपने लोगों के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष में गुजार दी, जिसने गोलियों की आवाज़ों में भी अमन की उम्मीद देखी। आज हम जानेंगे उस शख्स की कहानी जो एक इंसान नहीं, एक मिशन था, आज़ाद फिलिस्तीन का मिशन। वो थे यासिर अराफात। यह एक फिलिस्तीनी राजनेता थे। ये 1969 से 2004 तक फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के अध्यक्ष रहे। 1989 से 2004 तक फिलिस्तीन राज्य के राष्ट्रपति और 1994 से 2004 तक फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। यासिर अराफात का पूरा नाम मोहम्मद अब्दुल रऊफ अराफात अल-कुद्वा अल-हुसैनी था। उनकी पैदाइश 24 अगस्त 1929 ईस्वी यानी 1350 हिजरी को मिस्र के काहिरा में फिलिस्तीनी वालिद और वालिदा के यहाँ हुई थी। कुछ इतिहासकार इनकी पैदाइश यरूशलेम में होने का दावा भी करते हैं। उनकी माँ का नाम हमिदा था, जो उस समय कुद्वा परिवार से ताल्लुक़ रखती थीं। जब यासिर महज 5 साल के थे, उनकी माँ का इंतकाल हो गया। अराफात की पहली यरूशलेम यात्रा तब हुई जब उनके वालिद 7 बच्चों का अकेले पालन पोषण करने में असमर्थ थे। यासर और उनके भाई फती को पुराने शहर के मुगराबी में उनकी मां के परिवार के पास भेज दिया। वे 4 साल तक अपने मामा सलीम अबुल सऊद के साथ वहां रहे। 1937 में उनके वालिद ने उन्हें दोबारा काहिरा बुला लिया, जहां उनकी बड़ी बहन ने उन्हें पाला। बचपन से ही अराफात में एक अजीब जज्बा था, कुछ करने का, कुछ बदलने का। 1944 में अराफात ने किंग फुआद यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और 1950 में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। यूनिवर्सिटी में उन्होंने यहूदियों के साथ चर्चा की और थियोडोर हर्जल व अन्य प्रमुख ज़ायोनीवादियों के प्रकाशन पढ़े। 1946 तक वे एक अरब राष्ट्रवादी बन चुके थे। काहिरा यूनिवर्सिटी से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन किताबों से ज्यादा वो खिंचाव महसूस करते थे अपनी कौम के दर्द की तरफ। छात्र जीवन में ही उन्होंने फिलिस्तीनी छात्र संघों और राजनीतिक आंदोलनों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। कई बार उन पर आरोप लगे कि वो हथियारों की तस्करी करते थे ताकि फिलिस्तीनी क्रांतिकारियों, फ्रीडम फाइटर्स तक हथियार पहुंचाए जा सके। 1948 में जब इजराइल की स्थापना हुई तो अरब देशों और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ गया। इसी युद्ध ने एक नौजवान यासिर अराफात को लड़ाकू बना दिया। उन्होंने देखा कि कैसे लाखों फिलिस्तीनी अपने ही घरों से बेघर हो गए, और तभी उनके दिल में एक आवाज उठी, अब हमें अपनी किस्मत खुद लिखनी होगी। 1956 में पढ़ाई पूरी करने के बाद अराफात कुवैत चले गए, जहां उन्होंने इंजीनियर के तौर पर काम शुरू किया, मगर असली काम वो रातों में करते थे। इंकलाब का काम 1958 से 59 में उन्होंने अपने साथियों के साथ फतह नाम का संगठन बनाया। इसका मकसद था फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए आंदोलन। फतह का नारा था, हम किसी अरब सरकार पर नहीं, अपने लोगों पर भरोसा करेंगे। धीरे धीरे यह संगठन अरब दुनिया में मशहूर हो गया। फतह ने छोटे छोटे गुरिल्ला हमले शुरू किए, इजराइल की पोजीशनों पर रेड डालना, सीमाओं के आर पार संघर्ष करना और दुनिया को दिखाना कि फिलिस्तीन जिंदा है। 1964 में अरब देशों की बैठक के बाद PLO यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी गई। इसका मकसद था एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो पूरी दुनिया में फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व करे। 1967 में 6 डे वॉर हुआ, जिसमें इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा और यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। इस हार ने पूरे अरब जगत को हिला दिया। लेकिन अराफात के लिए ये हार नहीं, नई लड़ाई की शुरुआत थी। अराफात को सीरिया की मेज़ेह जेल में हिरासत में भी रखा गया था जब एक फिलिस्तीनी सीरियाई सेना अधिकारी यूसुफ उर्बी की हत्या कर दी गई थी। उर्बी अराफात और फिलिस्तीनी लिबरेशन फ्रंट के नेता अहमद जिब्रील के बीच तनाव कम करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे,
लेकिन न तो अराफात और न ही जिब्रील ने भाग लिया, अपने प्रतिनिधियों को उपस्थित होने के लिए नियुक्त किया। उर्बी की बैठक के दौरान या बाद में विवादित परिस्थितियों में हत्या कर दी गई थी। उर्बी के करीबी दोस्त रक्षा मंत्री हाफिज अल असद के आदेश पर अराफात को बाद में गिरफ्तार किया गया। 3 सदस्यीय जूरी ने दोषी पाया और मौत की सजा सुनाई। हालांकि फैसले के तुरंत बाद उन्हें और उनके सहयोगियों को राष्ट्रपति सलाह जदीद ने माफ कर दिया। 1969 में यासिर अराफात PLO के चेयरमैन चुने गए। अब वो सिर्फ एक लड़ाका नहीं रहे बल्कि एक नेता बन गए, मगर ताकत के साथ दुश्मन भी बढ़ते हैं। जल्द ही उनके अपने अरब भाई जॉर्डन के शाह हुसैन उनसे भिड़ गए। 1970 में ब्लैक सितंबर के नाम से जानी जाने वाली जंग छिड़ गई, जिसमें जॉर्डन की सेना ने PLO को देश से निकाल दिया। अराफात को अपनी फौज लेकर लेबनान जाना पड़ा। वहां से उन्होंने इजराइल के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। 1978 और 1982 में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया और अराफात को यहां से भी जाना पड़ा। इस बार ट्यूनिसिया में जाकर उन्होंने नया ठिकाना बनाया। 1974 में यासिर अराफात ने संयुक्त राष्ट्र महासभा UN में ऐतिहासिक भाषण दिया। उन्होंने कहा, मैं एक हाथ में जैतून की शाख पीस और दूसरे हाथ में बंदूक रेजिस्टेंस लेकर आया हूं। अगर आप चाहते हैं कि ये शाख गिर न जाए तो बंदूक मत चलाइए। इस भाषण ने पूरी दुनिया को हिला दिया। अराफात अब सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक मिसाल बन गए थे। दुनिया के कई देशों ने PLO को फिलिस्तीन का आधिकारिक प्रतिनिधि माना, लेकिन इजराइल और अमेरिका उन्हें आतंकवादी कहते रहे। 1990 में अराफात ने सुहा ताबिल नाम की एक फिलिस्तीनी ईसाई लड़की से शादी की। अपनी शादी से पहले अराफात ने 50 फिलिस्तीनी युद्ध अनाथों को गोद लिया था। 1983 से 1993 तक अराफात ट्यूनीशिया में रहे और उन्होंने अपना रुख इजरायलियों के साथ खुले संघर्ष से बदलकर बातचीत पर केंद्रित कर लिया। 1988 में उन्होंने इजरायल के अस्तित्व के अधिकार को स्वीकार किया और इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष के लिए दो राज्य समाधान की मांग की। उन्होंने इजरायल सरकार और PLO के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए उसके साथ कई वार्ताएं कीं। इनमें 1991 का मैड्रिड सम्मेलन, 1993 का ओस्लो समझौता और 2000 का कैंप डेविड शिखर सम्मेलन शामिल हैं। अराफात ने इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री यित्ज़ाक राबिन से हाथ मिलाया। दुनिया ने देखा दुश्मन अब एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और शांति का सपना दिखा रहे थे। ओस्लो में हुई वार्ता की सफलता के कारण यासिर अराफात को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। इसके लिए लेकिन इस समझौते में कई खामियां थीं। फिलिस्तीन को पूरी आज़ादी नहीं, बस सीमित स्वशासन मिला। 1994 में यासिर अराफात 27 साल बाद अपने वतन फिलिस्तीन लौट आए। गाजा शहर में बस गए। लाखों लोगों ने उनका स्वागत किया। वो अब फिलिस्तीनी अथॉरिटी के अध्यक्ष बने। लेकिन जमीन पर हालात पहले से भी जटिल थे। इजराइल अब भी सीमाओं, सुरक्षा और बस्तियों पर नियंत्रण रखता था। अराफात अब दो मोर्चों पर लड़ रहे थे, एक बाहरी दुश्मन से और दूसरा अपने ही लोगों के बीच बढ़ते असंतोष से। 2000 में कैंप डेविड शांति वार्ता असफल रही और फिर भड़क उठी दूसरी इंतिफादा। फिर सड़कों पर खून, आंसू और संघर्ष लौट आया। इजराइल ने अराफात को इसका जिम्मेदार ठहराया। 2002 से उन्हें रामल्लाह में लगभग नजरबंद कर दिया गया। उनका घर चारों तरफ से सेना ने घेर लिया। वो वहीं से अपने लोगों से रेडियो पर बात किया करते थे, मैं यहाँ हूँ और यहीं रहूंगा जब तक फिलिस्तीन आज़ाद नहीं होता। 2004 में अराफात अचानक बीमार पड़ गए। शुरू में कहा गया कि उन्हें फ्लू है, लेकिन जल्द ही हालत बिगड़ती गई। उन्हें पेरिस ले जाया गया और 11 नवंबर 2004 को दुनिया ने फिलिस्तीन का सबसे बड़ा सिपाही खो दिया। मगर उनकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कुछ वैज्ञानिक रिपोर्टों में कहा गया कि उन्हें पोलोनियम जहर दिया गया था, जबकि फ्रांस की जांच ने कहा कोई सबूत नहीं मिला। आज तक ये सवाल जिंदा है
क्या यासिर अराफात की मौत कुदरती थी या साजिश का हिस्सा? उनका जनाजा रामल्लाह में उठाया गया। लाखों लोग सड़कों पर रोते हुए चिल्ला रहे थे, अराफात जिंदा हैं, हमारे दिलों में जिंदा है। यासिर अराफात ने हमें सिखाया कि आज़ादी सिर्फ बंदूक से नहीं मिलती, बल्कि सब्र, दिमाग और एकता से भी मिलती है। उनकी मशहूर कुफिया टोपी, चेकर्ड स्कार्फ, आज भी फिलिस्तीनी पहचान का प्रतीक है। उनका नारा था, शांति और संघर्ष दोनों साथ चलेंगे, क्योंकि बिना इंसाफ के शांति नहीं मिल सकती। कुछ लोग उन्हें हक का सिपाही कहते हैं, तो कुछ राजनीतिक चालबाज। लेकिन सच ये है, वो शख्स थे जिसने दुनिया को फिलिस्तीन की तकलीफ महसूस कराई। यासिर अराफात चले गए, मगर आज़ाद फिलिस्तीन का ख्वाब अब भी जिंदा है। उनकी कब्र पर लिखा है, यह वो आदमी था जिसने अपना सब कुछ अपने लोगों के नाम कर दिया। यासिर अराफात और भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच एक गहरा राजनीतिक और व्यक्तिगत रिश्ता था, जो सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा बल्कि आपसी सम्मान और दोस्ती तक पहुंचा था। यह रिश्ता भारत और फिलिस्तीन के बीच की करीबी का मिसाल भी था। भारत ने हमेशा फिलिस्तीन के हक में आवाज़ उठाई थी। इंदिरा गांधी के दौर में तो यह समर्थन और मजबूत हो गया। उन्होंने इस्राइल को मान्यता देने से इनकार किया और फिलिस्तीनी आज़ादी का खुलकर समर्थन किया। इसी वजह से यासिर अराफात हमेशा कहते थे, भारत हमारा सच्चा दोस्त है। अराफात अक्सर इंदिरा गांधी को मेरी बड़ी बहन कहकर पुकारते थे। इंदिरा गांधी भी उन्हें बेहद सम्मान देती थीं और जब भी वे भारत आते तो उनसे सीधे मुलाकात करती थीं, किसी औपचारिकता के बिना। 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो यासिर अराफात गहरे सदमे में चले गए। उन्होंने कहा था, मैंने अपनी एक बहन खो दी है। वे दिल्ली आए और उनकी अंतिम यात्रा में भी शामिल हुए। उस वक्त उनकी आंखों में आंसू थे, जो उनकी भावनात्मक नज़दीकी दिखाते थे। इंदिरा गांधी और यासिर अराफात का रिश्ता भाई बहन जैसा था। भारत ने फिलिस्तीन के संघर्ष में हमेशा उनका साथ दिया। अराफात ने भारत को हमेशा दूसरा घर कहा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या यासिर अराफात ही फिलिस्तीन के असली हीरो थे? मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हीरो ऑफ हिजरी की कहानी के साथ।